नमस्कार। इंडिया डेली के डिजिटल में आप सबका स्वागत है और स्वागत है इस खास पेशकश यानी चैटर विद चक्रवर्ती के एक और नए एपिसोड में। मैं आपका होस्ट और दोस्त भास्कर चक्रवर्ती और आपने ढेर सारा प्यार पिछले एपिसोड में बरसाया, उसके लिए धन्यवाद कहना चाहूंगा। पहले एक एपिसोड यानी शान पराशर के साथ हमने कन्वर्स किया, उसके बाद बॉलीवुड स्टार या कहें हार्ट थ्रॉब आदित्य सील हमारे सेगमेंट पे आए और आपने बहुत प्यार जो है बटोरा। और आज एक ऐसे स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी आपने भरपूर डिमांड की है। एक ऐसे गेस्ट जो आपको न्यूज से रूबरू कराते हैं, पर वैसे नहीं जैसे हम सुपर हीरो के दुनिया के आसपास। जी हाँ, एक ऐसे कमाल के यूट्यूबर जिनकी शुरुआत एक छोटी जगह से हुई है और फिर आज वो अब सब दिलों पे राज करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर अमीश की, यानी देसी नर्ड की। थैंक यू अमीश आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू यार बुलाने के लिए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर और बहुत ही बोलूंगा तगड़ा इंट्रो था। साहब मतलब जितना आपका क्रेज है फ्रॉम जंक ट्यूबर टू अरे उस टाइम की याद है भाई साहब, मैं भूल गया था खुद। साहब तो शुरुआत जो है, ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से देसी नर्ड जो आज लोग जानते हैं, ये शुरुआत के बारे में थोड़ा बताइए। अब YouTube की जर्नी तो बहुत, जैसे बोला आपने कि जंक ट्यूबर, वो बहुत ना के बराबर लोगों को पता है कि वो चैनल कभी एग्जिस्ट करता था। देसी नट कभी पहले जंक ट्यूबर हुआ करता था, किसी को पता ही नहीं है। तो एक बहुत ही लंबी जर्नी है। लाइक मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा पर्पस था कि मेरे को वीडियो एडिटिंग सीखना है। तो स्टार्ट वैसे ही मैंने किया कि मेरे को वीडियो एडिटिंग सीखना है, सीख कर कहीं आउटपुट डाला जाए। तो यूट्यूब का एक रास्ता मिला। तो ये 2010 की बात होगी, 2009-10 के अराउंड। तो उस टाइम मैं एडिटिंग सीख रहा था, जो होते हैं मतलब बेसिक विंडोज मूवी मेकर से। उस टाइम विंडोज एक्सपी पे वही हुआ करता था। तो बस वहां से एडिटिंग सीखा और फिर सोचा कि चलो कहीं आउटपुट देखते हैं, कहीं डाल कर देखते हैं कैसा रहता है। और मैंने यूट्यूब पे डालना स्टार्ट कर दिया। और उस टाइम पे मतलब ऐसा होता था कि मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, 2 व्यूज हो जा रहे हैं और मैं खुश हो रहा हूँ कि वाह, एक एक बंदे ने देख लिया। तो वैसा बहुत दिन तक हुआ। फिर वैसी मतलब एडिटिंग वाली वीडियोस वहां पे डालते रहा। फिर जो जिस जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट आता रहा, उससे रिलेवेंट कंटेंट, जैसे बीच में स्टार्ट मैं कहूंगा कि मोस्टली WWE के वीडियोस डालना स्टार्ट किया। तो उस टाइम WWE का मुझको बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। तो मतलब दिन भर WWE देख रहा हूँ, उससे रिलेटेड कंटेंट। और उस टाइम माइक भी नहीं है, कैमरा भी नहीं है। तो लिटरली मेरा कंटेंट ये होता था कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिया, उस पे प्रेजेंटेशन बनाया, स्क्रीन रिकॉर्ड किया और उस स्क्रीन रिकॉर्ड को डाल दिया यूट्यूब पे। तो अरे बाप रे। ये फेज़ बहुत लंबा चला। और इसमें उतना मैं होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, क्योंकि कुछ इससे आना नहीं है, बस शौक के लिए कर रहे हो। तो ये लंबा फेज़ चला। फिर कॉलेज में जाने के बाद 12th के बाद 2014 में, हाँ, 2014 से मैंने सोचा कि अरे हटाओ, डब्ल्यूडब्ल्यूई पे कुछ रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। कुछ भी मिला, कुछ भी वीडियो अच्छा लगा, जैसे सोशल मीडिया पे आप वीडियो शेयर करते हो, मैं यूट्यूब पे शेयर कर देता था। जैसे फेसबुक पे आपको अच्छा। वीडियो अच्छा लगा, शेयर कर रहे हो, तो मैं डाउनलोड करके यूट्यूब पे शेयर कर देता था। तो बस ये लंबा फेज़ चला। फिर 2016 के अराउंड थोड़ा स्विच किया था कंटेंट, जिसमें मैं वो वाले वीडियोस बनाने लगा था कि बॉलीवुड ने कौन से गाने कॉपी किए हैं या हॉलीवुड ने कौन से गाने कॉपी किए हैं, ऐसे कंटेंट बनाया। देन फाइनली 2017 में आया ये देसी नर्ड वाला फेज़। जब मेरे रूममेट ने पूछा कि यार मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि मार्वल की सारी मूवीज़ कनेक्टेड कैसे हैं? तो मैं लगा यार समझ नहीं आ रहा है, मैं समझा देता हूँ। उसको समझाया, फिर वो 2 लोगों को और लेके आ गया कि भाई इसको समझा। उसको मैं सोचा कि अब सबको समझाते रहूँगा, उससे अच्छा है, बेटर है कि मैं एक वीडियो ही बना के डाल दूँ। तो बस नहीं ऐसी नहीं, काफी मेरी अच्छा। मतलब मार्वल से रिलेटेड पहली वीडियो रही थी कि पूरा मार्वल यूनिवर्स एक्सप्लेन करते हुए। और देखिए फिर वहां से एक हम्बल बिगिनिंग्स जिसे हम बोलेंगे, एक काफी इनोसेंस के साथ एक्सप्लोर करके कर में वीडियोस बनाने से लेके इस देसी नर्ड की काफी जर्नी जो रही है वो काफी क्रेजी रही है। एंड आई थिंक सुपर हीरो कंटेंट जो है वो आजकल इंडिया में हो चुका है, एक तरीके से कह सकते हैं। एक वो एंड गेम वाला टाइम था जो खास तौर पे लोग नए नए फैंस बन रहे थे, वो क्रेज लोगों को पता चल रहा कि अच्छा ऐसा भी कुछ है। मतलब मेरे पास कुछ ऐसे दोस्त थे जो कहते हैं कि यार एंड गेम वगैरह एवेंजर्स का क्या सीन है, बट देन अगेन फिर आपको वो हाँ, फॉलो करने लग गए एंड फिर धीरे धीरे जो है हाँ। चीजें सिंक इन होनी चली गई। तो क्यूरियोसिटी जो खेल है वो बहुत बड़ा है। तो कब आपको फील हुआ कि आपको ये जो नर्डी न्यूज के एपिसोड हैं आप निकालते हैं जो कि हफ्ते में आते हैं और लोगों को एक तरीके से हुँ। एनलाइट करते हैं सुपर हीरो वर्ल्ड की नॉलेज, तो ये इसका मोटिवेशन कहाँ से मिला?
तो इसका तो एक ही था कि अजीज भाई को शायद आप लोग जानते होंगे, मूवी स्टॉक चैनल हाँ है जी। उनका। तो वो न्यूज़ कवर किया करते थे उस टाइम। मैं 2017 में अराउंड नॉर्मल वीडियोज़ जो होता है ट्रेलर, मूवी रिव्यूज़, ब्रेकडाउन या एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोज़ डाल रहा था। और अजीज़ भाई के वीडियोज़ मैं देखता था न्यूज़ के लिए कि न्यूज़ मिल रहा है। लेकिन अजीज़ भाई क्या करते थे कि एक न्यूज़ की एक वीडियो बनाते थे। अब मुझसे होता क्या था कि मिस हो जा रहा है, भाई ये न्यूज़ देखा, वो मिस हो गया। फिर एक दिन में अजीज़ भाई ने डाल दिया 12 वीडियो, 15 वीडियो। और मैं सोचा कि यार अगर इसको एक साथ कंपाइल करके एक साथ दे दिया जाए तो सारे न्यूज़ भी एक वीडियो में मिल जाएँगे और एक नया फॉर्मेट भी शुरुआत हो जाएगा और मेरे लिए भी थोड़ा ईज़ी होगा। क्योंकि मेरे लिए लिटरली सबसे ईज़ी कंटेंट है वो नडी न्यूज़, कि मुझको न्यूज़ कलेक्ट करने में 1 दिन जाना है और वीडियो एडिट करने में 1 दिन जाना है और तीसरे दिन वीडियो अपलोड हो जाती है। तो मैं सोचा कि यार जब ये कंटेंट चल रहा है, लोग डिमांड कर ही रहे हैं कि न्यूज़ चाहिए, तो मैंने सोचा कि इसको एक फॉर्मेट बना के ईज़ी वे में नडी न्यूज़ के नाम से रिलीज़ कर दिया जाए, तो देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है। और लिटरली सेकंड या थर्ड वीडियो से इतना तगड़ा रिस्पॉन्स मिलने लगा कि भाई आज तो लगता है मेरे चैनल को बाकी कंटेंट लोग भूल चुके हैं, बस नडी न्यूज़ ही याद रहता है। तो वो थीम बहुत नहीं, मोस्ट पॉपुलर हो गया। डेफिनेटली काफ़ी पॉपुलर सेगमेंट हो गया। जैसे कि मैंने बताया कि एक अलग लेवल का नडी न्यूज़ का नया एपिसोड आएगा तो यार देखेंगे, मज़ा आएगा। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, जिन लोगों को अभी तक थोड़ा मालूम नहीं है, उनको मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि नडी न्यूज़ में अमीश भाई एक इस टाइप का सेगमेंट रखते हैं जिसमें जैसे न्यूज़ बुलेटिन आप देखते होंगे हमारा इंडिया डेली पे आता है सुबह, तो उसमें क्या रहता है कि दिन की ब्रेकिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके की जो है सुपर हीरो वर्ल्ड से हॉलीवुड में क्या हो रहा है, सेटिंग क्या सिचुएशन है, प्रोडक्शन शुरू हुआ है कि नहीं, प्री प्रोडक्शन से लेके सारी चीज़ें, इन हाँ। सबकी डिटेलिंग के लिए आप देसी नर्ड को फॉलो कर सकते हैं। एंड वो नडी न्यूज़ का जो सेगमेंट है, जिसके बारे में सर ने अभी बताया, उसको आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो सुपर हीरो कंटेंट है, अगर आप पसंद करते हैं उसको फॉलो करना है। पर भाई ये तो हो गई अपने नडी न्यूज़, नडी वीक वाली सिचुएशन की बात। सुपर हीरोज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंडियन ऑडियंस के लिए उतना ज्यादा फेमिलियर नहीं है, क्योंकि ऑल्दो हमारी जनरेशन ग्रो अप हुई है इन वाचिंग कंटेंट लाइक शक्तिमान या जो इंडिया में अवेलेबल था वो। और आई थिंक मेरा मेरा जो सबसे पहला वो था, फेस ऑफ था बेसिकली सुपर हीरोज के साथ या नोइंग था, वो था स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन जब रिलीज हुई थी तो उसका एक अलग क्रेज था, पर थिएटर में उस समय हॉलीवुड की फिल्में नहीं जाते थे हम लोग की, एक फैमिली में एक टैबू था कि हॉलीवुड की फिल्में हैं। तो हंगामा पे एक बार आ रहा था वो, 2-3 साल बाद वो हिंदी में डब अच्छा। होके फिर वो आता है, तो हमने तब देखा तो मैं यार क्या चीज है। तो वो फैसिनेशन मेरा वहां से स्टार्ट हुआ है। अब फैंस ये पूछना चाहते हैं कि आपका फैसिनेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कौन सी ऐसी सुपर हीरो फिल्म है या कंटेंट है जो आपने देख के बोला कि हाँ यार फॉलो करना चाहिए? आई गेस मेरा सबसे पहला एक्सपोज़र स्पाइडरमैन से ही होगा। मुझको याद है, जो मतलब मुझको ये याद है कि उस स्पाइडरमैन की मूवी से पहले मैंने सुपरमैन की एक मूवी देखी थी, लेकिन वो होता है ना कि बहुत ज़्यादा फेडेड मेमोरीज़ है। लेकिन स्पाइडरमैन की अच्छे से मुझको याद है, मैं अपने नानी घर गया हुआ था और मेरे मामा कहीं पड़ोस के यहाँ से वीसीआर लेके आए थे। वो मोटी डिस्क हाँ वाली जी। होती थी और उसमें स्पाइडरमैन मैंने देखी थी पहली बार। तो वहाँ से हुआ था कि भाई ये ऐसा भी कुछ है कंटेंट। और लेकिन उस टाइम ये नहीं समझ में आता था कि ये सुपर हीरो है या क्या, बस दिमाग में ये रहता था कि भाई हॉलीवुड की कोई एक्शन मूवी है। तो फिर वहाँ से एक सिलसिला चालू हो गया कि भाई सुपर हीरोज़ की मूवी देखनी है और जनरली ऐसा नहीं था कि सिर्फ सुपर हीरो की मूवीज़ देखनी है, था कि हॉलीवुड की एक्शन मूवीज़ कोई भी देखनी है, जो भी है वैसा। तो वैसा बस वहीं से सिलसिला स्टार्ट हो गया और फिर लगातार हम लोग देखते गए। उस टाइम तो वो वाला चलता था, फेज़ था 6 इन 1 डीवीडी, 5 इन 1 डीवीडी, हाँ। फिर सीडी आती थी पार्ट 1, पार्ट 2। भाई तो वो वाला फेज़ चल रहा था और हम लोग की तरफ रेंट पे मिलती थी मूवीज़, कि ₹5 दो, मूवी देखो और रिटर्न करो, तो बस ₹5 में आराम से 6 मूवी, 5 मूवी आप देख सकते थे। तो बस हम लोग वही लाते थे और मेरे घर में एकदम वीकली रूल बन गया था कि मैं और मेरा भाई था और साथ में हम लोग वीकली एक मूवी तो संडे को देख ही रहे हैं रेंट पर लाके। तो वही ₹5 में हम लोग की खुशी थी। तो बस वही हॉलीवुड मूवीज़ बहुत देखे बचपन में, बहुत ज़्यादा देखे। तो एक तरह से कह सकते हो कि इंटरेस्ट, फ़ैसिनेशन वहीं से आया कि हाँ, ये और कुछ अब अलग कर रहे हैं। बिल्कुल, और मतलब जो हॉलीवुड कंटेंट था, ऑफ कोर्स उन्होंने धीरे-धीरे से इंडियन ऑडियंस को इन्फ्लुएंस भी किया, अट्रैक्ट किया है। एंड जो लोग नई ऑडियंस है, एकदम एकदम जेन ज़ी जिसे हम
जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वीसीआर भाई पहले सीडीज आप लोगों ने देखी होगी, डीवीडी देखी होगी, वीसीआर बड़ा कैसेट टाइप होता था, उसको हमें एक डीवीडी प्लेयर टाइप का ही होता था, तो उसको हम डालेंगे और वो चलेगा वैसा। अब तो खैर फिजिकल मीडिया एक तरीके से डेड हो गया है, क्योंकि सब ओटीटी आ गया है, सब लाइब्रेरीज वहीं पे क्रिएट हो गए, तो इजीली एक्सेसिबल हो जाता है चीजें। तो बहुत एंड ये हो गया है। बिल्कुल, और काफी फॉन्ड मेमोरी आपके बोलने से मुझे याद है, मैंने पहले भी शो पे बताया था कि उस समय वो जो 6-in-1 7-in-1 वाला रहता है, तो हमारे सैटरडेज को मार्केट जाते थे हम फैमिली के साथ। एंड थे तो एक शॉप था जहाँ पे वो 6-in-1 7-in-1 वाला रखते थे, और हफ्ते में जैसे ही समय मिलता था हम वो फिल्म देख लेते थे। उस हिसाब से हमने काफी फिल्म देखी है। उसके बाद मेरे हिसाब से मार्वल को भी मैंने वहीं से फॉलो किया है। तो ये तो खैर वो हुई, ये तो कोर मेमोरी की बात हो गई। पर कॉमिक्स जो है वो काफी एक्साइटिंग है, एंड आई थिंक कई फैंस एग्री करेंगे कि सुपर हीरो फिल्म से ज्यादा बेहतर कॉमिक्स होती है, क्योंकि डेप्थ, एक सेंस के साथ जो स्टोरी लाइन है वो कई वॉल्यूम्स तक चल रही है, कैरेक्टर डेवलपमेंट से लेके सारी चीजें हमें कॉमिक्स में पता चलती हैं। और शो पे हमारे पास मोहित आए थे, मोहित ने काफी चीजें बताई कॉमिक वर्ड से कि कैसे उन्होंने शुरुआत की। तो कॉमिक्स का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर कभी रहा है, और अगर रहा है तो कैसे? कॉमिक्स का ऐसा हुआ था ना कि सबसे अर्ली इन्फ्लुएंस मेरा होगा भाई, वो शायद सब बच्चों का होगा उस टाइम पे, कि रेलवे स्टेशन पे कहीं जा रहे हो, आपको एक दिखा स्टोर, और आप पापा को बोलने लगे अपने कि पापा मेरे को कॉमिक बुक चाहिए, और पापा ने मोस्टली चंपक, नागराज ये सब दिला दिया, और आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो ट्रैवल करते हुए और पढ़ रहे हो। तो मेरा भी वही रहा था, तो मेरा भी वही राज कॉमिक्स के साथ शुरुआत हुआ कि राज कॉमिक्स देखना है, फिर ये चंपक पढ़ना है, चाचा चौधरी पढ़ना है, ये सब हुआ। फिर अर्ली इन्फ्लुएंस में और एक चीज था, डेनिस द मेनिस। मैं वो बहुत पढ़ता था क्योंकि घर पे न्यूज़पेपर आते थे। न्यूज़पेपर में एक कटआउट्स रहते थे, वो सेक्शन रहता ही था डेनिस, और हर एपिसोड, हर डेली का एक नया एपिसोड रहता था उसमें। आगे की स्टोरी नेक्स्ट न्यूज़पेपर में, आगे की स्टोरी न्यूज़पेपर पेज नेक्स्ट पेज 3 में ही था, और वो हाँ, टॉप हाँ, राइट हाँ, कॉर्नर हाँ। में था एक डेनिस और एक हाँ। गारफी वाला जो था, दोनों हाँ, उसके हाँ, हाँ, वो सेक्शन आता था। बिल्कुल। हाँ, वो पढ़ा, फिर सुडोकू सॉल्व किया भाई के साथ बैठ के, बस ये बचपन रहा है। फिर उसके बाद मार्वल की कॉमिक सबसे पहले एक्सप्लोर किया था, कि मेरी नानी जो थी, वो उनका था कि भाई इंग्लिश सीखो, इंग्लिश सीखो। घर में आ रहा है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर आ रहा है। और अब एक बार नाना के साथ मैं जा रहा था कहीं, नाना-नानी के साथ, तो रेलवे स्टेशन पे कॉमिक्स लेना था, और मेरी नानी ज़बरदस्ती मार्वल की एक फोटोकॉपी वाली कॉमिक्स पड़ी हुई थी वहाँ पे। वो यहाँ पे पायरेटेड बिकती थी उस टाइम पे, इंग्लिश में थी, इसलिए मेरे को मार्वल की कॉमिक्स दिला दी गई। और मुझको याद भी नहीं है लिटरली कि कौन-सी है, मुझको बस याद है कि उसपे शायद मोस्टली स्पाइडरमैन की स्टोरी थी, पीछे स्टैन ली के बारे में फैक्ट्स लिखे थे, क्या इश्यू था, क्या नाम था, कुछ याद नहीं, टूटे-फूटे इंग्लिश में मैं पढ़ रहा था, बस मेरा यही मेमोरी है अर्ली कॉमिक बुक्स का। फिर उसके बाद मैं बोलूँगा कि 10th 11th में जाकर थोड़ा कॉमिक्स का लगा मुझको कि पढ़ते हैं, मज़ा आएगा, मतलब मूवी चल रही थी, मूवी का इंटरेस्ट था, तो पहले मूवी में इंटरेस्ट था, उसके बाद मेरे को लगा कि कॉमिक्स अब पढ़ना चाहिए, तो 2-4 साल उधर कॉमिक्स मैंने पढ़ी। फिर 2018 के बाद से, जब से मेरा जॉब लगा, उसके बाद से मैंने सोचा कि अब टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं कॉमिक्स में अपना एक्सपेंड कर पाऊँ, तो जॉब के बाद से मेरी कॉमिक्स छूट गई। तो कॉमिक्स का भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है मेरा, लेकिन अब छूट चुका है। कॉमिक्स, नॉवेल्स बहुत पढ़ता था उस टाइम पे, लेकिन अब छूट चुका है। अब सिर्फ मूवीज़ और पे पूरी तरह से 100%। अब पूरी तरह से, और आई थिंक हाँ। कॉमिक्स भी काफी फॉन्ड मेमोरी आपने बताई, काफी अच्छा लगा सुन के। एंड आई थिंक दर्शकों को भी ये चीज अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि इंडिया में तो वही था, चंपक, पिंकी और चाचा चौधरी, और वो जो वो डिस्क आता था उसमें गेम्स भी होते थे, तो सब एक ही। हाँ हाँ जी, तो हाँ। उसी तरीके से। और सुपर हीरोज कॉमिक्स की जहां तक मैं बात करूं, मेरी लाइफ में रहा है कि सुपरमैन की कोई इशू था, मुझे भी याद भी नहीं है, वो बाई चांस मिल गया था। फिर एक बार मैं अच्छा। बॉम्बे गया था, तो मुंबई में वहां पे कॉमिक्स में मुझे एक स्टोर पे दिखा, तो मैंने उठा लिया था। वहां से थोड़ा क्रेज था, बट रिलीजियसली फॉलो जिसे हम करते हैं, हाँ, राइट। उससे कभी किया नहीं, करने का मौका नहीं मिला। एंड आई थिंक आज के टाइम पे तो खैर डिजिटल सब कुछ ऑनलाइन है, तो आजकल मोहित बता रहे थे कि कुछ ऐसे साइट्स हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पे जाके कॉमिक्स पढ़ी जा सकती हैं, मांगास पढ़ी ईज़िली जा पढ़ सकती हैं। सकते एंड हो। आई थिंक हाँ, हाँ, ईज़िली। इजीली हो गया है अब तो। ये तो खैर बात हुई थोड़ी हम्बल बिगनिंग्स की, पर यूट्यूब एक जॉब से कंप्लीटली यूट्यूब में ट्रांजिशन करना इज अ बिग स्टेटमेंट, इज अ बिग डिसीजन इन लाइफ, क्योंकि वी नेवर नो कि फ्यूचर क्या है, व्हाट हैज द फ्यूचर हैव्स फॉर अस। एंड मतलब ऐसे सिचुएशन में फैमिलीज भी थोड़ा रिएक्ट करती हैं, तो बड़ा स्टेप था।
ये आपने कब लेने का सोचा कि हम जॉब को अब थोड़ा साइलेंट करके अब हम फुल फ्लेजेड यूट्यूब पे फोकस करते हैं एंड इसी कंटेंट को लेके हम चेरिश करेंगे कि आगे चलिए उस पे वर्क हो? तो व्हाट वाज इट लाइक द तो जर्नी? तो ये सिचुएशन अगर कोविड नहीं आता ना तो शायद ये सिचुएशन आता भी नहीं मेरे साथ कि आप मेरा ऐसा था कि मेरा बहुत नॉर्मल रूटीन है, इजीली जॉब के साथ यूट्यूब किया जा सकता था मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे मैं कोलकाता में था 2 साल, 2.5 साल वहाँ जॉब किया, फिर जैसे ही कोविड आया मैं वर्क फ्रॉम होम हो गया और मैं अपने होम टाउन में आ गया। मैं बिंदास यहाँ भी कर रहा हूँ, लेकिन टाइम के साथ ये लगने लगा कि वर्क फ्रॉम होम का थोड़ा ये हो गया था कि वर्किंग आवर्स बढ़ चुके थे 2 घंटे। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है तो वो लोग कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं कि भाई 5 बजे लोग ऑफलाइन जा सकते हैं। जनरली ऑफिस में वही होता था कि 5 बजे जाना है भाई, बस छूट जाएगी नहीं तो। लेकिन घर पे है क्योंकि तो 7 बजे तक वो काम चल रहा है और उसके बाद 7 बजे के बाद मैं मतलब ये यूट्यूब के काम में लग जा रहा हूँ। तो मेरी वो होती है ना कि सोशल लाइफ रही नहीं। फिर उसके बाद मैं नोटिस कर रहा था बहुत टाइम तक कि चिड़चिड़ा हो चुका हूँ। छोटे-छोटे बात पे चिड़चिड़ा होने लगा हूँ कि भाई आप किसी से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो, आप पूरी तरह से काम में डेडिकेटेड हो। दिन भर ऑफिस के काम में रहते हो और फिर शाम में जो 4-5 घंटे बचते हैं आप उसमें यूट्यूब में लग जाते हो। कोई सोशल लाइफ नहीं रहती है। लेकिन मैं फिर भी कर रहा था कि चलो चलता है, चलता है, चलता है। ऐसे-ऐसे करते हुए 2 साल मैंने और जॉब किए कोविड के टाइम पे। फिर एक टाइम आया कि मेरे पापा की थोड़ी तबीयत खराब हुई, तो मैंने सोचा कि यार मुझको छुट्टी चाहिए। तो मैंने ऑफिस वालों को बोला, तो उस टाइम तक 4 साल में ऑब्वियसली पोज़ीशन मेरी हाई हो चुकी थी, तो मेरे पे डिपेंडेंसी था पूरा। अब ऑफिस वालों ने बोला कि भाई आप इतनी लंबी छुट्टी तो नहीं ले सकते। मैं 1 वीक की छुट्टी माँग रहा था, तो वो बोले कि 2 दिन की छुट्टी ले लो, बाकी मैनेज कर लेना। मैं बोला कि मैनेज कैसे कर लूँगा यार, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो लोग छुट्टी देने को तैयार नहीं थे। फिर मेरे दिमाग में ये आया कि यार मैं तो इस पे डिपेंडेंट हूँ नहीं, ऐसी इतने दिन से दिमाग खराब हो चुका है। मैं सोचा कि यार हटाओ, मैं सीधे रिज़ाइन डालता हूँ। घर वाले भी कुछ नहीं बोले क्योंकि मेरा वो मतलब जितने मैं यूट्यूब से कमा रहा था मतलब उससे कम ही था मेरा जॉब का भी। मैं सोचा कि यार होता है ना कि आप भरोसा खुद पे करके कि कुछ ना कुछ कर ही लेंगे आगे, आगे का उतना नहीं सोचते हैं। अभी ये मतलब फ्रस्ट्रेशन की लिमिट क्रॉस हो चुकी है, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया। तो यही यही एक था कि एक होता है ना कि बहुत दिन से बिल्डअप हो रहा है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो एंड फाइनली एक आपको ट्रिगर पॉइंट मिल जाता है कि यार लीव क्यों नहीं दे रहे हैं आप, मतलब एक तरह से आप कैद हो चुके हो। तो मेरे दिमाग में वो आया, तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार हटाओ, रिज़ाइन करते हैं और फुल टाइम अब यूट्यूब पे फोकस करके देखते हैं। एक ऐसी जर्नी जो एक आपको अलग पाथ पे ले जाए, वो एक काफी बड़ा कॉल है एंड आई थिंक हुँ, हुँ, हुँ। काफी बढ़िया तरीके से आपने इस तरीके से तो स्टेटमेंट जो दिया वो युवाओं को मोटिवेट भी करता है कि अपने काम के साथ हुँ, साथ ये काम कर सकते हैं। रही बात जॉब की, तो ये तो खैर हमारे जॉब में प्रोफाइल में भी रहता है, जैसे मीडिया है, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, छुट्टियों का तो कोई नामो निशान नहीं है, त्योहारों वगैरह पे भी आना है, कुछ भी है, तो वो एक इशू रहता है। पर सच एज लाइफ, अब लाइफ की बात करें, लाइफ में एक बड़ा रोल रहता है एंटरटेनमेंट का। हम लोग तो देखते ही हैं फिल्में, और आई थिंक हुँ, एक रैंडम पर्सन जो अब पूरे दिन काम करके थक हार के आया है, उसका काम भी है, भाई एंटरटेनमेंट करेंगे, देखेंगे कोई एक फिल्म जो हुँ, भी आ रही है, वेब शो आ रहा है। एंड ऐसे पॉइंट पे हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों एक ऐसे ट्रिकी स्पॉट पे फंसा हुआ है जिसकी मुझे लग नहीं रहा है कि आसपास कोई जवाब है। क्योंकि हुँ, हुँ, अगर हम बात करें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो वो भी किसी न किसी तरीके से कोशिश कर रहा है अपने आप को रीइन्वेंट करने की, बट वो कॉर्ड राइट हिट नहीं हो रही। ऑफ कोर्स आरडीजे एंड डॉक्टर डूम पे अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में, पर हुँ, ओवरऑल जो सिचुएशन है, हुँ। क्या व्हाट हैज मार्वल डन रॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू, कि वो आज इस पॉइंट पे खड़ा है कि आज थोड़ा बहुत लोग जो है हेट भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत लोग हो भी गया है अंदर से कि यार हो गया हुँ, मार्वल से? हुँ। क्या है ये, क्या रीजन है इसका? मैं तो हमेशा बोलता हूँ ना कि जब हम लोग इससे पहले देख रहे थे थॉर या फिर मतलब फेज़ 3 तक जितनी भी मूवीज़ देख रहे थे, एक विज़न था कि आप एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए वेट कर रहे हो। थैनोस को बहुत पहले अवेंजर्स में टीज़ कर दिया गया था 2012 में ही, और आप उस कैरेक्टर के लिए वेट कर रहे थे जो कि आपको कंक्लूज़न आपको आके मिला 2018-19 में। तो आप उस टाइम जी। से आपको एक था कि एक डायरेक्शन दिखा हुआ है। इन्फिनिटी स्टोन का एक डायरेक्शन था कि आपको ये मिलने वाला है। इन्फिनिटी वॉर के बाद क्या हुआ कि भाई आपका वो जो विज़न था, जो आप फ्यूचर में देखते थे, वो बहुत टाइम तक मिसिंग था। वो सेटअप ही नहीं किया गया कि आपका फ्यूचर में क्या होने वाला है, मल्टीवर्स होने वाला है या क्या होने वाला है, या मल्टीवर्स भी होने वाला है, तो मल्टीवर्स ऐसा कॉन्सेप्ट इन्होंने ले आया जो कि एक होता है ना कि आप किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पे नहीं आ सकते हो, आपका डेथ का मीनिंग चेंज हो चुका है। एक होता है ना कि कॉमिक बुक्स में होता है कि चलता है, चलो एक कैरेक्टर है, मरा फिर ज़िंदा हो गया, एक कैरेक्टर मरा फिर ज़िंदा हो गया।
लेकिन मल्टीवर्स आने से क्या हुआ कि डेथ का वो मीनिंग ही चेंज हो गया, इम्पैक्ट फील नहीं हो रहा है। अब होता है कि ये कैरेक्टर मरा, चलो कोई और यूनिवर्स में ज़िंदा होगा। चलो इस यूनिवर्स में नहीं तो दूसरे यूनिवर्स से आ जाएगा। तो एक तो हुँ, वो हो गया कि भाई मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी हो गया। उसके बाद एक बिल्कुल। कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं है जिसको आप लुक अप कर सकते हो। उस टाइम मतलब 6 अवेंजर्स थे, 6 के 6 ऐसे अवेंजर्स थे जिसको आप लुक अप करते थे। ऊपर से टोनी स्टार्क का कैरेक्टर, कैप्टन अमेरिका या फिर जितने भी हल्क है, ये सारे कैरेक्टर्स थे कि आपको लगता था कि भाई स्क्रीन प्रेज़ेंस है। वैसी हुँ, स्क्रीन प्रेज़ेंस एंड गेम के बाद किसी भी कैरेक्टर में फ़ील नहीं हुई कि आप उस कैरेक्टर को लुक अप करोगे या आइडियलाइज़ करोगे। लिटरली कितने फैन्स हैं कैप्टन अमेरिका के जो आइडियलाइज़ करते हैं या फिर आयरन मैन का जो कैरेक्टर आर्क है भाई, एक ऐसा होता है नोटोरियस कैरेक्टर है, मतलब अकड़ू है, वैसा टाइप का कैरेक्टर है और वो ट्रांसफ़ॉर्म हो जाता है इतना हम्बल कैरेक्टर जो सैक्रिफ़ाइस करने को रेडी है। वैसा कुछ देखने को अभी तक मिला ही नहीं है, वैसा बिल्डअप हुआ ही नहीं है। तो आप लुक अप नहीं कर पाते हो, ऊपर से फिर आ जाता है टीवी सीरीज़ का आ जाता है कॉन्सेप्ट। अब मार्वल वालों को क्या लगा मुझको नहीं पता, लेकिन उनको रियलाइज़ होना चाहिए ज़रूरी 100% ऑडियंस जो मूवीज़ देखती है, वो सीरीज़ नहीं देखती है। अब हुँ, आपको फ़ोर्स कर रहे हो आप कई सारे ऑडियंस को मूवीज़ से टीवी सीरीज़ पे लाने का। अब टीवी सीरीज़ में ऑब्वियस है कि पेसिंग का इश्यू रहेगा। अब 2.5 घंटे की स्टोरी रहती है और टीवी सीरीज़ में ईज़िली 6 घंटे, 7 घंटे की स्टोरी रहती है। तो बहुत सारे लोगों को वो सीरीज़ पसंद नहीं आएगी, तो ये एक मेजर इश्यू हो गया। फिर कई सारे ऐसे मेल कैरेक्टर्स थे जिनके फीमेल वर्ज़न्स आने लगे, वो कई लोगों को पसंद नहीं आया और बहुत सारी मैं बोलूँगा स्पेशली ओवरऑल जो राइटिंग का इश्यू है, इस फ़ेज़ में वो हुआ है मार्वल को इम्पैक्ट किया है, कि एक क्लियर विज़न नहीं मिला है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम वहाँ भी कर लेते हैं, वहाँ भी कर लेते हैं, एक हॉरर एलिमेंट भी ले आते हैं, एक कॉमेडी भी ले आते हैं, एक सीरियस टोन वाली भी ले आते हैं। तो ओवरऑल मेरे को लगता है राइटिंग का इश्यू है। राइटिंग का तो इश्यू है ही है, साथ में कंसिस्टेंसी का भी कभी-कभी इश्यू रहता है। जैसे परफेक्ट एग्ज़ाम्पल इसका समझाने का अक्षय कुमार है कि हुँ, कंटेंट अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, पर इतना कंटेंट हाँ। डिलीवर कर रहे हैं कि ऑडियंस को जो है वो आदी हो गए, तो वो थिएटर्स नहीं जा रहे हैं फ़िल्में हाँ, देखने के हाँ, लिए ये तो या है। शोज़ के लिए। और वो जो कंसिस्टेंसी से वो इतने सारे शोज़, और ये भी है कि जैसे कि आपने कहा कि राइटिंग का, पेसिंग का इश्यू है। फिर सीक्रेट इन्वेजन जैसा शो आ जाता है या फिर शी हल्क जैसा हुँ, आ जाता है, जो डिसअपॉइंटमेंट और दे देता है, तो फिर फैन्स बोलते हैं यार इनका हो गया है, बहुत हो गया है। समझ जी। में आता है। बट डीसी डीसी का सिचुएशन बड़ा अजीब है, क्योंकि डीसी ने, मतलब मुझे जहां से याद है, जहां से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की है सिनेमैटिक यूनिवर्स की, हुँ, हमेशा हुँ, हुँ, कोशिश हुँ। की है इन्वेंट करने की। वो कभी एक हुँ, पॉइंट पे आके स्टिक हो ही नहीं पाए। एक यूनिवर्स बन रहा है, फिर कुछ हुँ, क्रिएटिव डिफरेंसेस हैं, स्टूडियो इंटरफेयर करता है, डायरेक्टर छोड़ जाता है, लोगों को हुँ, फैंस को जो डायरेक्टर है उनका विजन पसंद आ रहा है, स्टूडियो का नहीं। फिर उसको रीबाउंड हुँ, कर रहे हुँ, हैं, फिर अलग यूनिवर्स चल रहा है, मतलब बहुत स्कैटर्ड है ओवरऑल। तो हुँ, डीसी का पॉइंट ऑफ व्यू आपके हिसाब से क्या है? एंड जेम्स गन, इन पे आपकी क्या राय है कि अभी वो क्या किस तरीके से हैंडल हुँ। करेंगे ओवरऑल? डीसी का मुझको इनिशियल देखो ये लगता है ना कि डीसी का जो स्टूडियो जो था, उस टाइम भी अगर आप मूवीज़ को देखो इनिशियली जो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन आ रही थी या मैन ऑफ स्टील आ रही थी, वो सारी मूवीज़ ऑडियंस ने पसंद की थी। भले ही स्टूडियो कट नहीं पसंद आ रहा हो, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का एक्सटेंडेड कट पसंद आ रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो मूवी कलेक्शन नहीं कर पा रही थी। आप क्रिटिक स्कोर देखोगे और ऑडियंस स्कोर देखोगे तो ऑडियंस मोस्टली 70% के अबव ही है उन मूवीज़ की रेटिंग स्टार्टिंग की, लेकिन क्रिटिक्स जो है वो 30 एंड 40% में है। मुझको लगता है कि वार्नर ब्रदर्स को वहाँ पे ये फ़ील हुआ कि भाई हमें क्रिटिक्स को भी चाहिए, क्रिटिक्स का रेटिंग भी चाहिए, वो हमारे लिए ज़रूरी है और इसी में उन्होंने गड़बड़ी की है। जो कि इनिशियली थोड़ा उनके लिए सक्सेसफुल रहा भी, जैसे कि एक्वामैन या शज़ैम के साथ, लेकिन लॉन्ग रन में वो काम नहीं कर पाया क्योंकि लोगों का था कि एक जो विज़न था हमारा ज़ैक स्नाइडर का, वो स्टोरी कंप्लीट होने देते, तब कुछ करते, तब शायद उनको उम्मीद आती कि भाई यहाँ से अब आगे कुछ देखा जा सकता है। लेकिन ऐसा होता है ना कि आप फैन्स को मल्टीपल टाइम डिसअपॉइंट कर रहे हो, फैन्स की सुन ही नहीं रहे हो, तो वो होता ही है कि भाई फैन्स आपको देखना छोड़ देंगे। फैन्स का सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो फैन्स को इनपुट नहीं लेना या फिर बार-बार डायरेक्टर के काम के साथ इंटरफेयर करना, ये सब एक मेजर इश्यू हुँ, हो जाता है बैक टू बैक और ये होते गया कि भाई आप इधर कर रहे हो, फिर उधर से एक्टर्स आके बोल रहे हैं कि भाई इस डायरेक्टर ने मुझे अच्छे से सेट पे ट्रीट नहीं किया था। वो ऐड अप होते जाता है, फिर आपकी मल्टीपल कंट्रोवर्सी हो जाती है, फिर आप भाई प्रेसिडेंट को ही हटा देते हो अपने, तो मल्टीपल ऐसे इश्यूज होते गए, होते गए, होते गए। तो ये सबसे मेजर ड्रॉबैक तो मैं बोलूँगा ज़ैक स्नाइडर का छोड़ना ही था।
वहाँ से शुरुआत हुई थी फर्स्ट जस्टिस लीग के बाद, सबने देखा ही है। तो बिल्कुल। अब हाँ, वो एक मेजर ड्रॉबैक था। एटलीस्ट ज़ैक स्नाइडर का विज़न जो पूरा था इस डीसी को लेकर वो कंप्लीट कर देना चाहिए था। उसके बाद अगर इनको रिबूट करना था या जो करना था वो कर सकते थे। बट अभी के लिए एट दिस पॉइंट मैं यही बोलूँगा यार, जो जेम्स गन पे भरोसा है मुझको। थ्री यूनिवर्स आजकल बड़ा बूम हो चुका है, लोगों को बड़ा क्रेज है, लोगों को बैठ के क्रेडिट सीन तक देखा है। पहले स्टार्टिंग इन सब का हुआ था इंडिया में कि ऐसे एक यूनिवर्स बना देते, दो कैरेक्टर इधर बोल देते, उसका नाम इधर ले लेते हैं कि भाई तू इधर आ जाइए, उधर आ जाइए। कॉप यूनिवर्स भी शायद ऐसे ही स्टार्ट हुआ था और इस तरीके से। और अब जो है हमें स्क्रीन प्ले पे काम होता हुआ नजर आ रहा है कि डीपली अच्छे तरीके से कनेक्ट होना। तो हुँ, हुँ। स्त्री यूनिवर्स और कॉप यूनिवर्स जो अभी फिलहाल बॉलीवुड की तरफ से दो बड़े यूनिवर्सेस, इन दोनों पे आपकी क्या राय है? एंड आई थिंक स्त्री तो अभी हिट हो ही गई है। स्त्री कैसी लगी आपको, उसके बारे में बताइएगा। साथ ही जो कॉप यूनिवर्स सिंघम अगेन आ रही है, इतने सारे कैरेक्टर्स एक ही फिल्म में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो। और हुँ, कहा हुँ, भी जा हुँ। रहा है शायद कि विकी कौशल भी शायद कैमियो दे सकते हैं उसमें, कोई पुलिस वाले हुँ, हुँ, किरदार हुँ। में। तो बहुत बड़ा यूनिवर्स बना रहे हैं, तो एम्बिशन को तो पर ओवरऑल एम्बिशन में आपका क्या कहना पर्सनली मुझको स्त्री का यूनिवर्स ज़्यादा पसंद है। क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ ये लोग मतलब इनका एक जो इनिशियल प्रोसेस है ना कि हर रीजनल जो स्टोरीज होती है, हॉरर स्टोरीज, हर स्टेट हर सिटी में ऐसी स्टोरीज होती है, हम हमारे आपके सबके पास होती है। तो उन मूवीज पे एक स्टोरी बनाना और ऊपर से कनेक्टेड स्टोरीज बनाना मुझको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगता है वो। और अभी तक जैसा चल रहा है, जैसा मैंने मुंजिया देखा, वो मूवी मुझको अच्छी लगी। स्त्री टू या स्त्री भेड़िया, बीच में रूही को भी इन्होंने डाला था लेकिन वो मूवी खराब थी तो हटा दिया शायद। तो ये सारे कनेक्शन मुझको कॉप यूनिवर्स से ज़्यादा अच्छा लगा है। कॉप यूनिवर्स मैं बोलूँगा सिंघम के बाद मैं उतना एक्साइटेड नहीं रहा हूँ। सिंघम मुझको सबसे बेस्ट लगी, वो मैंने सबसे ज़्यादा एन्जॉय किया। लेकिन उसके बाद में मुझको सब मूवीज़ ठीक-ठाक, वो होता है ना कि एन्जॉय किया, वो किया, फिर ऐसा मेमोरेबल मेरे लिए नहीं रहा उतना। मुझको कोई बोलेगा कि दोबारा देखो तो मैं ऑब्वियसली स्त्री यूनिवर्स देखूँगा। लेकिन कॉप यूनिवर्स में मेरा सूर्यवंशी भी मैंने देखी थी, तो मतलब होता है ना कि आप हूटिंग के लिए मूवी बना रहे हो, तो थिएटर में आप हूटिंग करते हो, वो एन्जॉय करते हो, लेकिन आपको शायद वो मूवी याद नहीं रहती है थिएटर से निकलने के बाद। है? गया के शहर में जब आपने स्टार्ट किया, अचानक से मतलब वहां से फिर कोलकाता, फिर वापस आना एंड यूट्यूब पे जर्नी शुरू करना, एक वो जर्नी का पार्ट। फिर आयान मुखर्जी, रायन कुगलर, पीटन रीड का इंटरव्यू लेना, मतलब हाउ वाज इट लाइक? एंड मतलब खैर ये भी है कि हम नॉर्मल फैमिली को भी नहीं बता सकते, वो लोग भी नहीं समझेंगे कि पीटन रीड और रायन कुगलर का क्या इंपॉर्टेंस है। फैंस तो जानते हैं। अंदर हुँ, से हुँ, हुँ। कैसा लग रहा? अंदर से मैं बोलूँगा मतलब कुछ ही लोग थे जो समझ पा रहे थे कि भाई रायन कुगलर कौन है, आप उसका इंटरव्यू लेने वाले हो। पीटन रीड कौन है, आप उसका इंटरव्यू लेने वाले हो, या फिर मतलब ये मेरे फैमिली में लिटरली किसी को नहीं पता था। मेरे फैमिली वाले सब खुश थे कि अयान मुखर्जी कोई है, उसका इंटरव्यू लेने जा रहे हो। उसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे। और पर ये भाई उसमें रायन तो कुगलर आपने कौन है बोला ये नहीं कुछ। वो तो एक अलग ही उस इंसिडेंट है भाई। मैं इतना बताइए डिसअपॉइंटेड थोड़ा हूँ एक ना, बार। मैं रिलीज़ द डायरेक्टर्स कट चलाऊँगा हैशटैग। तो वहाँ वहाँ कुछ पंगा हो गया था ऐसे ही छोटा-मोटा ही, जो कि शायद वो अगर बाहर आता तो उम, मूवी के लिए नेगेटिव हो जाता या फिर वैसा कुछ होता, पंगा हो गया था। तो मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, मैं मुझको पता भी नहीं मैं यहाँ बोल सकता हूँ खुल के कि नहीं बोल सकता हूँ। तो बस समझो कि मैंने वहाँ पे पूछा था कुछ क्वेश्चन जिससे एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं आया था। और उसी रिस्पॉन्स के चलते मेरा वो पूरा पोर्शन ही कट कर दिया गया। तो उस पूरे पॉडकास्ट में, वो पूरा इंटरव्यू में मैं बैठा हुआ हूँ अकेले और बस मुस्कुरा रहा हूँ और बस यही कर रहा हूँ। और और फैंस लिटरली की क्या लेवल ऑफ वो रहेगा कि भाई हमने सोचा कि भाई आप पूछोगे और फिर आपने वो नहीं पूछा, ऐसा उनको तो यही दिख रहा सबको यही लग रहा है कि मैं गया, बैठा, आ गया। सबको मतलब मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि वहाँ पे हुआ क्या है। और वो लिटरली मैं मतलब मुझको यहाँ से निकलनी, एक तो यहाँ से मुंबई जाना बहुत हार्ड है। भाई यहाँ से पहले फ्लाइट है। पकड़ो, दिल्ली जाओ, दिल्ली से कुछ टाइम का लेओवर, फिर उसके बाद मुंबई जाओ। और उन्होंने मुझको यहाँ से निकलना था 1 बजे के अराउंड और 11:30 बजे मुझे यहाँ बोला गया कि आप आ रहे हो, चलो। और मैं 11:30 बजे पैकिंग करके हड़बड़ी में जा रहा हूँ भागते हुए कि पहुँचूँगा भी एयरपोर्ट कि नहीं पहुँच पाऊँगा, और फिर वहाँ से करते-करते रात के द 2 ढाई बजे हम लोग पहुँचे थे वहाँ।
और उसके बाद आप इतना मेहनत करके जाते हो और फिर वो होता भी है कि बॉलीवुड का है तो पूरी फैमिली में सबको पता है कि अच्छा इसका इंटरव्यू लेने गया है, इसका इंटरव्यू लेने गया है। रायन कुगलर कौन है? नहीं फ़र्क पड़ता है, अयान मुखर्जी का इंटरव्यू लेना है। तो 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 वो वाला सीन हो गया था और फिर मैं जैसे ही इंटरव्यू में बैठा, अपने क्वेश्चन पूछे, जैसा मुझको रिस्पॉन्स मिला, उसके बाद मेरा पहला क्वेश्चन इंटरव्यू के बाद वहाँ पे एक बंदे से यही था कि मेरा क्वेश्चन तो कट होने वाला है। तो बोलता है देखते हैं, देखते हैं। और फिर मैं सोचा कि 2 क्वेश्चंस थे, एटलीस्ट एक तो रहेगा, तो दोनों में से दोनों ही कट हो गए। बोला कि यार ये तो इससे ज़्यादा क्या ही कट सकता है। तो हाँ, टाइम टाइम वेस्ट हुआ था मेरा वहाँ, लेकिन चलो स्क्रीन पे एक साथ तो दिख गया कम से कम। बिल्कुल। और मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि आगे चल के ऐसा और मौका मिले और आई थिंक मुझे नहीं लगता, मुझे वैसे मालूम है बट क्योंकि आपने मना किया बोलने से, तो मैं सिर्फ एक सवाल थोड़ा सा रिवील करूंगा जनता को। वो है कि दोनों सवाल में से एक सवाल भाई ने बोले थे कि जो शिवा शिवा बार बार बोला जा रहा है, क्रिटिसिज्म जो है, नेगेटिविटी है, उसके आसपास हाँ। का है कि ये उससे आसपास का सवाल था। ऑफ कोर्स वो नेगेटिविटी फिल्म के आसपास वो नहीं रखते, इसीलिए उन्होंने शायद किया है। पर आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे जो के हैं आपको और मिलते रहें। भाई ये तो खैर बात हुई ओवरऑल सुपर हीरो वर्ल्ड की एंड ओवरऑल कंटेंट प्रोडक्शन की। पर कभी कभी कोई चीज होती है कि ने सेयर्स भी होते हैं। अगर कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग ये भी क्रिटिसाइज भी करेंगे इस चीज को लेके। तो हाउ डू यू हैंडल नेगेटिविटी इन योर लाइफ, एंड कोई लेसन अगर यूथ को इसके रिगार्डिंग देना चाहें? नेगेटिविटी इग्नोर करो और कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो, तो आपको किस बात के लिए क्रिटिसिज्म मिलेगा, आपको आइडिया भी नहीं है। और क्रिटिसिज्म अगर अच्छे वर्ड में है तो लो, बात करो, डिस्कस करो कि अच्छा कोई इम्प्रूवमेंट के लिए बोल रहा है कि हाँ, ये कैमरा यूज़ करो, ये लेंस यूज़ करो, ऐसे बोलो, ये वर्ड का प्रोनंसिएशन तुमने गलत कर दिया, ये सही करो। तो ये सब पॉजिटिवली ले सकते हो। लेकिन कोई-कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता, वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हेट होता है। तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। रिस्पॉन्स करके कोई फ़ायदा नहीं है। यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन आगे कमेंट अगर कोई एक बंदा रेगुलरली हेट दे रहा है, तो भाई सिंपल सा है ब्लॉक करो। रियल लाइफ में कोई दे रहा है तो भाई इंटरैक्ट मत करो उससे। सिंपल सा यही फंडा है। आप कोई फ़ायदा नहीं है कीचड़ में पत्थर मार के। वो गाली देगा, आप गाली और दोगे, क्या करोगे? क्या फ़ायदा? कोई कोई फायदा नहीं है। और आई थिंक ये चीज आजकल टारगेट भी होती है। जैसे पिछले एपिसोड में आप सबने देखा होगा, शान भाई बता रहे थे कि किस तरीके से वो प्रभास के खिलाफ बोलते हैं, तो उनपे एक अलग ब्रिगेड है, तो फैंस पीछे पड़े हुए हैं एंड एवरीथिंग। तो ओवरऑल काम और ओवरऑल हमारा भी मैसेज सबको, जो यूथ है जो देख रहे हैं, जो जेंजी है वो देख रहे हैं, उनको यही है कि जो है अपना काम बेहतर तरीके से आगे करते रहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर कोई आपको बता कि ये चीज इंप्रूव हो सकती है, ये चीज हो सकती है, उस पर ध्यान दीजिए। पर इसके अलावा अपना काम बेहतर कीजिए, इग्नोर द नेगेटिविटी। इसी तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। जाते जाते अमीश, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा कि देसी नर्ड से, अमीश से, फ्यूचर में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फ्यूचर का कुछ प्रोजेक्ट क्या है आप? फ्यूचर मेरा मोस्टली अभी 2-3 साल तो ऐसे ही यूट्यूब पे रहेगा, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम तक यूट्यूब पे नहीं रहूँगा, फिर कुछ और ही करूँगा फ्यूचर में। जब तक यूट्यूब यूट्यूब को मैं अब वैसे ही कर रहा हूँ, मैं अब मेरे दिमाग में अब वही है कि भाई एक इनकम स्ट्रीम है, अभी के लिए, जो मैं शौक से करता हूँ, बहुत एन्जॉय करता हूँ। लेकिन फॉर फ्यूचर मेरे को अपना वो होता है ना कि बढ़ाना पड़ेगा कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कर सकते हैं। तो जैसे एक स्कूपकास्ट है, हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं साथ में, उसमें मुझको बड़ा मज़ा आता है भाई। बैठ के मतलब 4 लोग जो मूवीज़ पसंद करते हैं, आप उनसे मूवीज़ के बारे में बात कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, जनरल डिस्कशन कर रहे हो। तो हाँ, फ्यूचर में कुछ वैसा ही मिलेगा कि आप पॉडकास्ट देख रहे होगे या फिर मैं अपना पर्सनली कुछ बिज़नेस एक्सपैंड कर रहा हूँगा। और यूट्यूब पे तो कुछ ना कुछ आते ही रहता है। मैं पहले भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर चुका हूँ। मुझको याद है अभी भी कि एक एनिमेटेड शो लाया था एक के साथ कोलैब करके, वो बढ़िया चला था। या फिर कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ लाए थे मैंने एंड गेम के टाइम पे। तो वैसा कुछ फ्यूचर में देसी नट चैनल से भी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। लेकिन हाँ, और कुछ होगा, काफी अच्छी यूनिक होगा। प्रोडक्शन थी बाय द वे। मतलब लोगों ने शायद देसी नट वाला वो एनिम का प्रमोशन वीडियो ज्यादा पसंद किया ए आर रहमान वाले से। तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर द टाइप ऑफ कंटेंट दैट यू आर डूइंग। एंड आई थिंक इसी तरीके से फैंस जो हैं प्यार दें और प्यार बरसाएं। और एक सेकंड,
ये जो आप कमेंट खोल के अभी आप कमेंट लिख रहे हो ना, मैं सब देख सकता हूँ यहीं से। स्कूप कास्ट से आपको मिलना है, बात करनी है, तो जी हाँ बिल्कुल, स्कूप कास्ट जो है हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक एक करके लाएं या फिर एक कंबाइंड एपिसोड करें, तो डेफिनेटली आपकी सारी मनोकामनाएं, ये विश जो है पूरी होगी। और आज के इस कमाल के एपिसोड को देखने के लिए अंत तक धन्यवाद। और इसी तरीके से देसी नर्ड यानी अपने अमीश भाई को फुल सपोर्ट करते रहें। आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी आईडीज मिल जाएंगी, यूट्यूब चैनल के बारे में आपको पता ही है, और नर्डी न्यूज तो आप फॉलो करते ही होंगे। तो इसी तरीके से कंटेंट इनका देखते रहें, सपोर्ट करते रहें, डायरेक्टली अपना जो प्यार है वो इन तक पहुंचाएं, और हम ऐसे ही कमाल के एपिसोड्स आप तक लाते रहेंगे। इसीलिए अमीश भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू यार, बहुत अच्छा लगा मुझको भी बात करके यार। बहुत टाइम बाद मैं ऐसे किसी पॉडकास्ट पे इंटरव्यू पे आया हूँ, बहुत अच्छा फील हुआ। और बहुत एनर्जेटिक बंदे हो भाई तुम। सही में, तो बहुत अच्छा काम थैंक कर यू, रहे हो आप थैंक भी। यू भाई, ठीक है, थैंक यू भाई। एंड आई थिंक इंडिया डेली की टीम की तरफ से एंड हमारे सारे फैंस की तरफ से आपको बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर। एंड आई थिंक होप दिस इज नॉट आवर लास्ट कन्वर्सेशन, आगे चल के और कोलैब करने का मौका मिले, बात करने का मौका मिले तो बड़ा मजा बिल्कुल आएगा। बाकी बिल्कुल। आप सब जो हैं, आप सबको कैसा लगा इंटरव्यू, कमेंट करके जरूर बताएं। किसी को टाइम स्टैम्प चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके दे ही दें, ताकि एक एक पॉइंट आपको पता चल जाए कि क्या क्या बात हुई है। और ऐसे कमाल के इंटरव्यूज के लिए चैटर विद चक्रवर्ती देखते रहे। मैं भास्कर चक्रवर्ती अगले हफ्ते फिर लौटूंगा एक और कमाल के एपिसोड, एक और कमाल के इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।